हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे लास्ट लेक्चर में, जो कि मॉड्यूल 2 एसी सर्किट्स के ऊपर बेस्ड है। एंड ये लास्ट टॉपिक इसके लिए है क्योंकि हमने इसके ऊपर एटलीस्ट 10 वीडियोस तो कवर अप कर लिए, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। एंड आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट मॉड्यूल जो स्टार्ट करना है वो कौन सा करना है, ताकि हम नेक्स्ट मॉड्यूल भी आपके हिसाब से स्टार्ट कर दें, राइट। एंड आई होप आप लोग ने प्रिपरेशन कर लिया होगा। डीसी सर्किट्स कम्प्लीटली अवेलेबल है हमारे चैनल पर, एसी सर्किट भी कम्प्लीटली अवेलेबल है। सो इफ़ यू हैवंट चेकड आउट, प्लीज़ गो टू दैट वीडियोज़ एंड चेक इट आउट, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो भी हम सर्किट्स में पढ़ रहे हैं वो किस तरह यूज़ होता है, एग्जामिनेशन में हमें किस तरह लिखना है एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक है रेजोनेंस के ऊपर। एक है सीरीज रेजोनेंस, एक है हमारा पैरेलल रेजोनेंस। सिंपल सी चीज़ है। रेजोनेंस क्या होता है? जब फ्रीक्वेंसीज मैच होती हैं, राइट, कि जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। आई होप आपको याद है, हम लोगों ने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही देखा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, टाइम पीरियड। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फ्रीक्वेंसी ओनली। द फ्रीक्वेंसी इसमें जब मैच हो जाती है, अगर सीरीज में मेरा R, L और C कनेक्टेड है, तब जो मुझे ये मिलता है क्या, करंट, वोल्टेज, वो सबको हम बोलते हैं दे ऑल आर इन सीरीज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? दे ऑल आर इन सीरीज रेजोनेंस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड पर कि मैंने एक सर्किट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैंने R, L और C को तीनों को सीरीज में कनेक्ट करा है। तो हमें एक चीज़ पता है कि रेजिस्टेंस के लिए V और I इन फेज रहेगा, है ना। V और I क्या रहेगा? इन फेज रहेगा। फेजर डायग्राम में जिस डायरेक्शन में मेरा I जा रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा V जाएगा। When it comes to इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, है ना। एंड व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटर, उसमें वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज लीडिंग बाय 90, लैगिंग बाय 90, और ये दोनों का जो हाइट है, हाइट यानी कि जो वैल्यू है दैट इज सेम। देयरफॉर ये नलीफाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये नलीफाई हो जाएगा। देखो ये हाइट सेम हो गया यहाँ पे और ये यहाँ पे 0 हो जाता है, यानी कि देर इज़ अ मेजर वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जिसकी वजह से टोटल वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि ना ही यहाँ पे वोल्टेज L का हम कंसिडर करते हैं, ना ही C का कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज है किसको इक्वल हो जाता है? रेजिस्टेंस को। एंड फाई दैट इज फेज एंगल। एंगल कितना रहेगा? फेज एंगल 0। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप देख सकते हो जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज है वो दोनों एक ही लाइन में है, यानी कि यहाँ पे ना ही ये किसी एंगल से ज़्यादा है ना ही किसी एंगल से कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एक ही फेज में हो जाएगा। एंड पावर फैक्टर, फाई अगर 0 है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों? cos 0, cos 0 इज नथिंग बट 1। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट सीरीज रेजोनेंस। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल फॉर्म में आ सकता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा है। देखो हमारा जो टोटल इम्पिडेंस है दैट इज गिवन बाय R प्लस XJ, है ना, एंड X स्टैंड्स फॉर टोटल रिएक्टेंस। तो यहाँ पे रिएक्टेंस के लिए X स्टैंड होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? 2πfL दैट इज ओमेगा L। एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? 1/2πfC। F की क्या है दोस्तों? आपका पहले का फ्रीक्वेंसी, नॉट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंट। और जब सीरीज में रेजोनेंस हो रहा है, जब क्वेश्चन है ऐसा कि सीरीज कनेक्टेड है, सीरीज सर्किट है, उसमें रेजोनेंस हो रहा है, जिसका मतलब आपको ये समझ जाना है कि XL माइनस XC इज 0, दैट इज XL इज इक्वल टू XC। ठीक है, एंड हियर यहाँ पे इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है ना दैट इज टर्म्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या रहती है दोस्तों? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आपको तो पता है XL इक्वल टू XC कब होता है? सीरीज रेजोनेंस पे। XL इज 2πfR। क्यों FR लिया मैंने? क्योंकि ये तभी होगा, ये वाला कंडीशन तभी होगा जब आपका फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहने वाला है दोस्तों। सो दिस इज 1/2πfR इंटू C। FR एक साइड कर देते हैं तो ये 1/2π का स्क्वायर, है ना, एंड यहाँ पे L इंटू C हो जाएगा। FR इंटू FR, अभी FR का स्क्वायर हो गया 1/2π का स्क्वायर इंटू L इंटू C। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों साइड में तो यहाँ पे आ जाएगा FR, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 2π स्क्वायर
तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे से 2 पाई बचेगा और अंडर रूट में LC आ जाएगा। सो ये जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन हो जाता है हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। किस चीज़ का डेरिवेशन है दोस्तों? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। आई होप आप लोग को ये पार्ट क्लियर हो गया हो, है ना। सो अब जाते थोड़ा सा ग्राफ शाफ्ट बना लेते हैं, है ना। तो आई होप आप लोग ने ये लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं एंड दैट अदर थिंग्स। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखो एक्सएल और एफ, एक्सएल इंडक्टेंस और एफ का रिलेशन कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर मेरा एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो चलो इस पर मैं मेरा फ्रीक्वेंसी ले लेती हूँ एंड वाई एक्सिस में मेरा एक्सएल एंड एक्सी का वैल्यू ले लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे मेरा एक्सएल बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा एफ बढ़ेगा, तो ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा मेरा कर्व। अभी एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक्सी बढ़ेगा तो एफ कम होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह बनाऊँ कि एक्सी जब बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, वैसे वैसे एफ, देखो ये कुछ इस तरह जाएगा ग्राफ, राइट। ये मेरा एक्सएल का ग्राफ हो गया, ये मेरा एक्सी का ग्राफ हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों इक्वल रहेगा एंड ये पॉइंट को ही बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है दोस्तों? ये पॉइंट को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो जब ऐसा पॉइंट आता है ना दोस्तों, तो आपका नेट रिएक्टेंस पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, रिएक्टेंस एग्जिस्टेंस नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? जो आपका टोटल इम्पिडेंस रहेगा वो किस पे डिपेंड हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आर पे। वो किस पे डिपेंड नहीं रहेगा? एक्स जे पर डिपेंड नहीं रहेगा, वो सिर्फ आर पे डिपेंड रहेगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इससे समझनी है कि अगर ये रिएक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, राइट, अभी टोटल इम्पिडेंस कम हो गया ना थोड़ा सा, इसका मतलब करंट क्या होगा? थोड़ा सा ज़्यादा फ्लो करेगा, राइट, थोड़ा सा ज़्यादा करंट हमें देखने मिल सकता है। एंड उसमें क्या होगा? पावर भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला इज V × I, cos phi तो 1 है, तो पावर भी मैक्सिमम अब्जॉर्ब होने वाला है। और क्या चीज़ हम यहाँ पे बता सकते हैं दोस्तों? हम लोग और एक चीज़ बता सकते हैं कि यहाँ पे जब मेरा वोल्टेज आर पे था तो चलो वो तो इन फेज है करंट के, बट यहाँ पे एल और सी में वोल्टेज ड्रॉप बहुत मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है? वो नलीफाई हो जा रहा है, क्योंकि जितना एल में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उतना ही सी में हो रहा है एंड वो टोटल 180 डिग्री के साथ जा रहा है। सो कॉस 180 कितना हो जाता है? दैट कम्स टू नलिफिकेशन। उसके लिए हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, करंट भी मैक्सिमम होता है, वोल्टेज भी बहुत मैक्सिमम इसमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट का हम लोग इसमें नज़रिया नहीं देखते हैं, वी ओनली फोकस ऑन वोल्टेज। नेक्स्ट, आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसके बाद पैरेलल भी पढ़ना है, बट इसमें सॉर्टेड तरीका है दोस्तों। नेक्स्ट में मैं आपके लिए पक्का एक कंपैरिजन वाला टेबल इसी वीडियो में हम लोग डाल देंगे, ताकि आपका जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन रहे, राइट। सो दिस इज डन। मेन चीज़ हमने निकाल ली कि सीरीज रेजोनेंस में हमें पता चल गया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। सीरीज रेजोनेंस होता किस वजह से है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपका एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सो दिस वाज द सीरीज रेजोनेंस। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है नेक्स्ट, दैट इज क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या होता है? अभी मैंने आपको बोला ना वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होता है, तो जो मैंने वोल्टेज सर्किट में अप्लाई किया है और जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो रहा है, यहाँ पे VL वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे VC हो रहा है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका जब हम रेशियो लेते हैं ना, दैट इज नथिंग बट हमारा क्यू फैक्टर। क्या हो जाता है दोस्तों? वो क्यू फैक्टर। आई होप आपने वो लिख लिया होगा। अभी नेक्स्ट ये लिखते हैं, ठीक है। सो क्यू फैक्टर, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ वोल्टेज मैग्निफिकेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड। तो Q इक्वल टू VL ले लो और VC, दोनों में से कोई भी वोल्टेज ले सकते हो, डिवाइडेड बाय V अप्लाइड वोल्टेज। अब VL और VC का वोल्टेज किस तरह दिया जाता है दोस्तों? सिंपल, करंट इंटू XL हो जाएगा या फिर करंट इंटू XC हो जाएगा। तो हम लोग XL लेके चलते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये V हो जाएगा I इंटू R, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे देना दोस्तों कि यहाँ पे जो XL है वो कैसे मिलता है हमें? आई कट XL इज गिवन बाय ओमेगा L अपॉन R। ओमेगा कैसे मिलता है दोस्तों हमें? 2 पाई एफ आर इंटू L बाय R।
अब आप बोलोगे एल एफ आर क्यों लिया, क्योंकि क्यू फैक्टर तभी हम डिटरमाइन करते हैं जहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है मोस्टली। सो यहाँ पे एफ आर का वैल्यू हमने डाल दिया, क्यू का भी वैल्यू डाल दिया, ठीक है। अब एफ आर का वैल्यू क्या है आप सबको पता है, यस ये वैल्यू वहाँ पुटिंग कर देंगे। कैसे करेंगे, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर देती हूँ। ये अगर मैं यहाँ पे एफ आर का वैल्यू पुट कर दूँ 2 पाई एल अपॉन आर इंटू एफ आर है, एफ आर की जगह मैं उसका वैल्यू लिखने जा रही हूँ। वैल्यू क्या है उसकी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, तो 2 पाई कट हो जाएगा, है ना दोस्तों। एंड यहाँ पे एल है, एल का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ एल अपॉन आर इंटू 1/√LC। तो ये एल मतलब रूट एल इंटू रूट एल, बेसिक मैथमेटिक्स ना, ये रूट एल सी, तो यहाँ पे रूट एल और रूट एल कैंसिल, तो 1/r इंटू रूट एल बाय सी, रूट सी। सो दिस इज योर क्यू फैक्टर दोस्तों, ठीक है। बेसिकली क्यू फैक्टर क्या होता है, मैग्निफिकेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप्स, एंड हमारा क्यू यहाँ पे हमें मिल जाता है। सो दिस वॉज द होल टर्म अबाउट क्यू फैक्टर। आई होप आपको क्यू फैक्टर वाला भी टर्म इजीली समझा हो। यहाँ पे हमने वोल्टेज के साथ किया है, पैरेलल में क्या मैग्नीफाई होगा, करंट मैग्निफिकेशन होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे ना आई एल अपॉन आई लेते, द टोटल करंट इन द सर्किट। तो तब से हम वोल्टेज ड्रॉप कर रहे थे, शायद कुछ तो फॉर्मूला होगा वोल्टेज ड्रॉप निकालने का। देखो एक चीज़ तो इससे क्लियर हो गई कि जो वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों के वहाँ होगा, वो दोनों इक्वल होने वाला है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंटी फेज यानी कि ऑपोजिट एंगल्स रहने वाले उसके, राइट। तो अगर मैं सिर्फ एक का भी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे वीसी का भी मिल जाएगा। सो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपने ये लिख लिया है, मैं इरेज कर देती हूँ, इरेज ने इसको शॉर्ट में, ठीक है। टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप, तो कैसे मिलेगा अगर मैं VL का निकालूं, वोल्टेज इज करंट ड्यूरिंग रेजोनेंस। क्या दोस्तों, ड्यूरिंग रेजोनेंस की बात कर रही हूँ मैं, जो भी चीज़ बोल रही हूँ ना यहाँ पे ये सब रेजोनेंस के वक्त है। रेजोनेंस यानी कि हमारा जो VL और VC का वैल्यू है वो इक्वल एंड एंटी फेज रहने वाला है, ठीक है। तो VL इक्वल टू IR इंटू XL। IR कैसे मिलेगा दोस्तों, टोटल करंट ड्यूरिंग रेजोनेंस गिवन वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इंटू XL कैसे मिलेगा, ओमेगा एल। ओमेगा का वैल्यू हमें पता ही है, व्हाट इज ओमेगा का वैल्यू हियर दोस्तों, दैट इज 2 पाई FR। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई FR, FR का भी वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो। इंटू एल, अब यहाँ पे ये रूट एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये V बाय आर इंटू 2 पाई कट, ये हो जाएगा कुछ रूट एल ऊपर बचेगा और नीचे रूट सी बचेगा, है ना, समवॉट ऐसे ही बचने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है दैट इज़ V बाय आर इंटू अंडर रूट एल बाई सी। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले XL को लिखा ओमेगा एल के फॉर्म में, फिर ओमेगा एल से 2 पाई FR L एंड FR की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह हमने पुट करके इसके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये समझा हो। ये L अपॉन रूट LC क्या हो जाता है, L का मतलब क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक L का मतलब 2 रूट L ना, एक रूट L इंटू रूट L, तो एक रूट L ऊपर का एक रूट L नीचे का कैंसिल, तो क्या बचा, रूट L बचा और रूट C बचा। अब ये दोनों को मैं कंबाइन करके इस तरह लिख सकती हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप इन द सीरीज रेजोनेंस। आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा और आपने मेरे साथ मिलके नोट्स भी बना लिए होंगे, है ना दोस्तों। तो ये काफ़ी इजी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ये कब पूछना है, अब आप बोलोगे दीदी कब करना है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग द सीरीज रेजोनेंस एंड अलग अलग हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उसमें देख लेंगे, तब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द होल टर्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। एंड एक बैंडविड्थ करके एक टर्म है, बैंडविड्थ सिंपल है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, FR इक्वल टू क्यू फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है पता है दोस्तों, हमें
हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, वो वाला रेंज कंसिडर करना है फ्रीक्वेंसी का जो 70% से ऊपर करंट फ्लो कराए। काफ़ी डीप में चीज़ है, ये आपको शायद नहीं होगी, बस आपको ये याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन बाय क्यू फैक्टर इनटू बैंडविड्थ, दैट्स ऑल। ठीक है दोस्तों, सो दिस वर द टर्म्स एंड बैंडविड्थ के फॉर्मूले लगेंगे आप लोग को, ऐसा है सिलेबस में, तो लेट अस नो, हम उसको भी कवर अप कर लेंगे डिटेल में। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड टू पैरेलल रेजोनेंस। सो दिस इज व्हाट पैरेलल रेजोनेंस लुक्स लाइक। अभी ये अरेंजमेंट फिक्स नहीं रहता दोस्तों, बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस के साथ इंडक्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस पैरेलल में रह सकता है, मेनी मोर। तो हम लोग फिलहाल इस पे देख लेते हैं एंड किस तरह कैलकुलेट करना है वो तो आपको एक्सपर्टीज है, वो आप लोग को पता चल ही जाएगा, राइट। तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस कैसे दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं उसका सिर्फ फेजर डायग्राम बनाऊँ दोस्तों, तो फेजर डायग्राम बनाते वक्त मैं देख सकती हूँ कि जो करंट है, लाइक दिस इज माय करंट वाला, तो रेजिस्टेंस का जो करंट रहेगा वो वोल्टेज के साथ इन फेज में रहेगा, है ना, इट विल बी इन फेज विद वोल्टेज एंड वोल्ट। अगर मैं इसको वोल्टेज की बात करूँ यहाँ पे, एंड मेरा जो इंडक्टेंस रहेगा, दैट इंडक्टेंस थ्रू करंट, वो थोड़ा सा लैग करेगा। अभी वो 90 डिग्री से नहीं लैग करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है। मैंने इसे कवर अप किया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो जहाँ पे मैंने बताया कि क्यों ये 90 से नहीं लैग कर रहा, तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, जहाँ पे मैंने सर्किट का कॉम्बिनेशन बताया, RL, RC, LC। ठीक है, सो यहाँ पे ये इस तरह हो जाएगा। तो IL के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट को साइन फाई एल मिल जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को IL कॉस फाई एल मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, जो जितना करंट यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट में है, सेम करंट विल फ्लो थ्रू द IC। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है IC में क्या होता है, कैपेसिटेंस में वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट, राइट। वोल्टेज का क्या होता है दोस्तों, लैग बिहाइंड द एंड इट लैग्स बाय 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने IC बना दिया एंड दिस इज माई वोल्टेज, तो 90 डिग्री का गैप आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे दीदी ये क्यों 90 है? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस का, ये ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस है, बल्कि ये ब्रांच में R भी था, IL भी था, जिसकी वजह से जो फाई एंगल है वो 90 डिग्री ना होकर थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द होल कंसेप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने वो कंसेप्ट बना लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट हियर इज, जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू IL cos फाई एल, एंड जो कैपेसिटेंस में करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू IL sin फाई एल। IC जो कैपेसिटेंस में करंट है दैट इज IL sin फाई एल। फाई एल यानी कि इंडक्टेंस का, ये वाले ब्रांच में इंडक्टेंस का फेज एंगल, मतलब इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, I इक्वल टू IL cos फाई एल, ये टोटल करंट इक्वल टू IL cos फाई एल। सो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी। अब हमें क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका मेन फेज एंगल 0 रहता है, जिससे पावर फैक्टर इज 1, दैट इज यूनिटी। ठीक है दोस्तों, दिस इज द टर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर। एंड यहाँ पे हमारा फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट होगा दोस्तों, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हम लोग इसके हेल्प से हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब ऐसा कंडीशन आता है पैरेलल सर्किट में, जब ऐसा कंडीशन आता है हमारे पैरेलल सर्किट में, दैट मीन्स कि हमारा जो सर्किट है दैट इज इन पैरेलल रेजोनेंस। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर ले फट से। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे IC इक्वल टू IL साइन फाई एल, दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, साइन फाई एल यानी कि हम लोग को क्या कंसिडर करना है, वहाँ पे जो भी ये इंडक्टेंस का ट्रायंगल है वो वाला है ना। इंडक्टेंस के ट्रायंगल में ये क्या रहता है दोस्तों, हमारा XL रहता है ना। और क्या हमारे पास रहता है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज। योर ऑपोजिट साइड गोज टू बी लाइक, ये हमारा ऑपोजिट साइड XL रहेगा फाई में, क्योंकि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये वाला हमारा ZL हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ 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 जाके पहले वो वाले वीडियोस देख लो जहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़ा हुआ है। ठीक है, छोटा सा ही वीडियो है, हो जाएगा आपका फिर से। एंड दिस इज योर रेजिस्टेंस जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका साइन फाई एल का वैल्यू कैसे आ जाएगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि XL अपॉन ZL। IL करंट कैसे मिलेगा, सिंपल, वोल्टेज अपॉन ZL, सॉरी
सो सॉरी। एंड आपका एक्सी आई सी कैसे मिलेगा? सिंपल, वोल्टेज अपॉन एक्सी, रिएक्टेंस, राइट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है? शिफ्टिंग करनी है। एक्सी इज गिवन बाय, ये दोनों साइड से पहले वोल्टेज कट हो जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों? ये यहाँ पे ZL स्क्वायर आ जाएगा, इसको मैं यहाँ ले लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। ये दोनों मल्टीप्लाई करके ZL स्क्वायर इस साइड लिख दिया, ये XL इंटू XC हो गया, राइट। ये यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों? वेरी सिंपल थिंग, ये जो XL का वैल्यू है दैट इज गिवन बाय ओमेगा L। XC का वैल्यू किस तरह मिल जाता है दोस्तों? हमें ये मिल जाता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा भी कट, दैट इज L अपॉन सी, एंड दिस इज अवर ZL स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, हम लोग ने ये Z का वैल्यू किस तरह कैलकुलेट होता है देखा है? कैसे होता है? पहली बात तो Z डिपेंड्स ऑन R प्लस एक्स जे, है ना। तो Z का वैल्यू कैसे मिलता है हमें? R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, Z स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से ये वाला रूट क्या हो जाएगा दोस्तों? हट जाएगा। तो यहाँ पे ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल टू L बाय सी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है? ये R स्क्वायर को प्लस XL कैसे मिलेगा? 2 पाई एफ आर एल, और ये सबका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर L अपॉन सी, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल, आराम से जाओ, कोई घाई नहीं करना है। R स्क्वायर को वहाँ लेके जाके माइनस कर देंगे। सो ये हो जाएगा 2 पाई एफ आर एल इसका होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू L बाय सी माइनस R स्क्वायर, ठीक है। ये कर दिया हमने यहाँ पे इतना। अब हमें क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट ले लो, हो जाएगा 2 पाई एफ आर एल, हो जाएगा अंडर रूट L बाई सी माइनस R स्क्वायर। तो एफ आर ही चाहिए मुझे सिर्फ, राइट। और कुछ चाहिए क्या इसके साथ? नहीं। तो मैं क्या करूँगी? इसको सारी चीज़ों को उस साइड शिफ्ट कर दूँगी। अब शिफ्टिंग के वक्त एक चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे हम लोग, किस तरह? देखो, 1 अपॉन 2 पाई L अंडर रूट L अपॉन सी माइनस R स्क्वायर। क्या दोस्तों? अंडर रूट L अपॉन सी माइनस R स्क्वायर। तो अभी ये जो L बाहर निकला हुआ है उसको अगर मुझे वापस अंदर डालना है, ये जो L अभी हमने बाहर निकाला है उसको कैसे डालेंगे फिर? ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, ये L को अंदर डालना है रूट के, तो सिंपल है, ये L ये नीचे चला जाएगा, तो ये L अपॉन एल सी माइनस R स्क्वायर अपॉन L, कुछ इस तरह हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें स्क्वायर लेना होगा। हमेशा याद रखना, कोई भी फैक्टर है जो रूट के बाहर है उसको आपको रूट के अंदर डालना है, तो वो फैक्टर के ऊपर स्क्वायर लगा दो और फिर रूट के अंदर डाल दो। तो मैं ये L बाहर था तो मैंने यहाँ डाल दिया L स्क्वायर, इसके नीचे डाल दिया L स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये L स्क्वायर हो गया एंड ये भी L स्क्वायर हो गया। देन दिस गोज लाइक 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। सो दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट पैरेलल फ्रीक्वेंसी, जब पैरेलल में रहता है पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस विल बी द थिंग दैट विल बी रिमेंबरिंग, एंड इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सो दिस वॉज द टर्म। आई होप आपको क्लियर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद हमें निकालना है क्यू फैक्टर, राइट। क्यू फैक्टर का भी तरीका सेम हो जाता है लेकिन क्यू फैक्टर कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज़ निकालनी है, दैट इज इम्पिडेंस एट रेजोनेंस, कि यहाँ पे इम्पिडेंस कितना होगा। तो वो हमें मिलता है बाय यूजिंग द दिस टर्म सी, आई सी इक्वल टू आई एल, नॉट आई सी, वेट इट विल बी लाइक आई परफेक्ट आई है ना दोस्तों, यहाँ पे तो हम आई सी नहीं लिखेंगे, हमें जो दिया वही लिखना है। टोटल करंट इज आई सी कॉस फाई एल। टोटल करंट किस तरह दिया जाता है दोस्तों? सिंपल सी चीज़, सिंपल सा फॉर्मूला, दैट इज वोल्टेज अपॉन जेड, बट इम्पिडेंस ड्यूरिंग रेजोनेंस। ओके, इम्पिडेंस ड्यूरिंग रेजोनेंस ही हमेशा आपको कंसिडर करके चलना है, क्योंकि वही कैलकुलेट करना है। फिर वी सी आई सी किस तरह मिलेगा हमें? V अपॉन आई सी का वैल्यू देखो कैसे मिलेगा, V अपॉन जेड एल इंटू कॉस फाई एल। किस तरह मिल जाएगा दोस्तों हमें? कॉस फाई एल, यहाँ पे फाई का वैल्यू, फाई इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो R अपॉन जेड एल। सो दिस इज V दोनों साइड से कट हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल,
ये हो जाएगा 1/ZR इंटू R/ZL का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और आपने तो एक चीज़ देखा था कि जो ZR का वैल्यू है उसके लिए हमें जो ZL का वैल्यू है वो इसके पहले मिला था। पहले क्या मिला था, ZL इक्वल टू L/C मिला था कि नहीं मिला था दोस्तों, है ना। तो वही बस यहाँ पे पुट कर देना है, R ZL L/C उसका इन्वर्स हो जाएगा C/A यानी C² L²। ठीक है, यहाँ पे ये पुट हो जाएगा। देन हमें क्या करना है दोस्तों, कैलकुलेट करना है। पुटिंग के वक्त थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, स्टेप वाइज करते हैं। मिस्टेक लग रहा है मुझे, हाँ बराबर, ये RC² और L² हो जाएगा। तो फिर ZR का वैल्यू हो जाएगा L² RC²। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो अपना ZR है उसको एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ZR का वैल्यू स्क्वायर में नहीं है। इट इज़ लाइक जो आपका ZL² का वैल्यू इज़ L/C, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं कंसिडर करना है। ओके, सो लेट अस डू दिस वन अगेन। सी ZR क्या हो जाएगा आपका, ZL²/R। ZL² कितना है, L/C, सो दिस इज L/RC। हाँ, जो चीज़ें इजी वे में समझ सकते हैं उसको मैं कॉम्प्लिकेट कर रही थी, सॉरी फॉर दैट, दिस इज द ईजीएस्ट वे। इसका मैंने इन्वर्स कर दिया, ZL² का वैल्यू L/C, इसके पहले वाले जब हम ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करे थे ना उसमें हमें मिला था ये वैल्यू, तो वो वाला वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया एंड देन इसको सब्सटीट्यूट करके डायरेक्टली मिल गया, नो मोर कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ZR का वैल्यू आ गया Z/L/RC और इसका यूनिट इज ऑब्वियसली ओम। सो दिस इज हाउ द इम्पिडेंस, टोटल इम्पिडेंस एट रेजोनेंस लुक्स लाइक। तो जिससे आप जब क्यू फैक्टर निकालोगे, क्यू फैक्टर विल बी IL या फिर IC ले लो डिवाइडेड बाय टोटल करंट, एंड ये सेम आने वाला है। अपने को सीरीज में कितना मिला था दोस्तों, 1/R √L/C था कि C/L था, L/C था। हमेशा याद रखो जितने भी फॉर्मूले ना सब L/C में ही है, LC, और यहाँ पे बस फ्रीक्वेंसी में एक थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर है। एक बार कंपैरिजन देख लेते प्रॉपर तरीके से ताकि हम लोग को प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। तो ये यहाँ तक था सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, पहले तो सीरीज सर्किट बना दो या पैरेलल सर्किट बना दो, फेजर डायग्राम बना दो, कब वो रहेगा वो कंडीशंस लिख दो। जैसे यहाँ पे तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सीरीज वाले में भी हमने लिख रखा था। ऐसे कंडीशन लिख के आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। उसके पहले एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, बेटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। ओके, सो हियर इट इज कंपैरिजन बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस। पर्टिकुलर यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स पे हमें सीरीज और पैरेलल सर्किट याद रखना है। तो आपने ये 7 पॉइंट पे एग्जाम में लिख देना, यू आर गुड टू गो, आपका हो जाएगा ये लाइन। सो ये यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, क्यू फैक्टर में एक्स्ट्रा फॉर्मूला L/C या C/L गाइस, L/C। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इम्पिडेंस क्या होता है सीरीज में, मिनिमम हो जाता है क्योंकि वो इक्वल टू R है, क्योंकि x पूरा जो यहाँ पे x वाला टर्म है ना वो 0 हो जाता है ना, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा x वाला टर्म 0 नहीं होता है। यहाँ पे इट गोज लाइक L/CR। L क्या है दोस्तों हमारा, L इज इंडक्टेंस, जो हमें यूनिट क्या रहता है, हेनरी, एंड C क्या है, कैपेसिटेंस, जिसका यूनिट रहता है फेराड। सो यहाँ पे करंट एट रेजोनेंस कितना है, मैक्सिमम है, वहाँ पे मिनिमम है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों, 1/2π√LC, वहाँ पे कितना आ जाता है 1/2π√1/LC माइनस R²/L²। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर दैट फॉर्मूला दोस्तों। यहाँ पे क्यू फैक्टर कैसे आ जाएगा, VL और VC/V, यहाँ पे क्यू फैक्टर कैसे आ जाएगा, IL और IC/L, बट यहाँ नॉट L, I, सो दिस इज I, बट वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज दिस। इतना दिमाग में बैठ गया ना कि ये और ये सिर्फ बोलने के लिए, बट यूज तो यही होने वाला है। मैग्नीफाइज, सीरीज में क्या सबसे ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है। पैरेलल में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, करंट ज़्यादा हो जाता है। जब मेरा फ्रीक्वेंसी लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, सर्किट इज कैपेसिटिव, ये याद रखनी वाली चीज़ है। एंड हियर पैरेलल में सर्किट इज इंडक्टिव। यहाँ पे जब अपोजिट होता है तो इधर भी वो इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव अपना अपोजिट रोल प्ले करता है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लेक्चर का ये समरी हो जाएगा आपके लिए, जिसमें आपको ये सब चीज़ें याद रखनी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज वोल्टेज ड्रॉप। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द वोल्टेज ड्रॉप गाइस, इट वाज सिंपल, V/R √L/C फॉर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये चीज़ आपको बस याद रखनी है ताकि आप कुछ मिस आउट ना करो।
एंड अपने एग्ज़ाम को कम्प्लीटली एक वर्दी पेपर बना दो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड एक न्यूमेरिकल ले लेते फटाफट ताकि आपका ये क्लैरिटी मेंटेन रहे। तो न्यूमेरिकल की चलो शुरुआत कर देते फटाक से। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल गाइस। न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अ पैरेलल सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अभी आपको यहाँ पे गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है वो लिखना है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले 2.5 कैपेसिटर, सी की वैल्यू दी गई है 2.5 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 फैराड। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंडक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15 ओम 260 यानी कि एल मिली यानी कि 10⁻³ हेनरी। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है पहले चेक कर लो। ये फॉर्मूला दो है हमारे पास, एक सीरीज के लिए एक पैरेलल के लिए। तो चेक करो सर्किट कौन सा है, सर्किट इज पैरेलल। तो पैरेलल का क्या फॉर्मूला है, 1/2π √। पहले तो 1/LC है, फिर -R² है, फिर L² है ना दोस्तों। यही फॉर्मूला है कि नहीं है, राइट। बस इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दे सारी। 1/2π √, L के 1/L कितना है आपका 260 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है 2.5 × 10⁻6 लिख दिया मैंने। L और C माइनस R², R कितना है 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L कितना है दोस्तों, ये रहा 260 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। सो ये हमने लिख दिया यहाँ पे। कैलकुलेट करो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखते कैलसी में फटाफट कैलकुलेट करके। 1/2 × π √ ले लो, फिर अपॉन में ले लो, फिर 1/260 × 10⁻³ × 2.5 × 10⁻6 माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 260 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है दोस्तों वैल्यू, मुझे आ रहा है ये वैल्यू कुछ 197.19 फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट इज हर्ट्ज। डन। नेक्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करना है, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का एक ही फॉर्मूला है 1/R √, ऊपर L नीचे C। R कितना है 1/15 √ 260 × 10⁻³ अपॉन 2.5 × 10⁻6। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाता है कुछ 21.49। ठीक है, ये आ गया क्यू फैक्टर। नाउ नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है आपको, डायनेमिक इम्पिडेंस। पैरेलल रेजोनेंस में हमने देखा था ना दोस्तों इम्पिडेंस किस तरह निकालते हैं। यहाँ पे देखो जो इम्पिडेंस है, डायनेमिक मतलब उसको वर्ड को ऐसे कुछ हैवी वर्ड नहीं है, वो इम्पिडेंस की बात हो रही है, ये फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देते फॉर्मूला, दैट इज Z = L/CR। L कितना है दोस्तों हमारा 260 × 10⁻³ C कितना है 2.5 × 10⁻6 R कितना है 15। इसको कैलकुलेट करते हैं 260 × 10⁻³ अपॉन 2.5 × 10⁻6 × 15। तो ये कुछ आ जाता है आपका वैल्यू 6933.33 ओम। हमने डायनेमिक इम्पिडेंस निकाल दिया, हमने क्यू फैक्टर निकाल दिया और ये फ्रीक्वेंसी। सिंपल है दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा लिखा, टू फाइंड लिखो, टू फाइंड लिखने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो लिखो, फॉर्मूले में क्या मिसिंग है वो किस तरह निकालना है वो पता कर लो, एंड यू आर डन। आपका हो जाएगा इतनी चीज़ में, है ना, इजी। तो हम लोग को बस थोड़ा सा ना स्ट्रैटेजी लगा के काम करना है, एंड दैट सॉल्व। काफ़ी इजीली सारी चीज़ें सॉल्व होते जाती है। हम लोग ना क्वेश्चन को देख के से डर जाते हैं। अभी तो ये इतना 3 लाइन का, ये कभी कभी तो पूरा पेज भर के क्वेश्चन रहता है और आंसर उसका 6 लाइन में रहता है। इसके लिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, बस आपको क्या पता करना है,
कौन सा सर्किट है, सीरीज अरेंजमेंट है कि पैरेलल अरेंजमेंट है, गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा है तो उसका यूनिट प्रॉपर है या नहीं है, जैसे यहाँ पे माइक्रो फैराड है, मिली फैराड है, कभी पाइको रहेगा, डेका रहेगा, जो भी रहेगा। देन आपको टू फाइंड के बाद फॉर्मूले में सारी चीज़ें हैं मेरे पास या नहीं है तो कैसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये सब दिमाग में रख कर आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो इजीली सॉल्व होता है दोस्तों, जस्ट ट्रस्ट मी, ठीक है। सो आई होप आपको हमारा एसी सर्किट का पूरा मॉड्यूल समझ में आ गया हो क्लियरली, किस तरह सॉल्व करना है, कैसे करना है, एंड ईजी है ये सारी चीज़ें, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस पब्लिश कर देंगे जितना हो सके उतना जल्दी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।